स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, मसलन संसद या सेना का हेडक्वार्टर या कोई एम्यूनिशन डिपो, वहाँ कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। हर गेट पर पूरी चेकिंग, हथियारबंद सुरक्षा कर्मी। ये सुरक्षा जमीन के रास्ते होने वाले हमले को रोकने के लिए होती है। अगर आसमान के रास्ते आकर कोई गोला बारूद गिरा जाए तो हमारे पास क्या जवाब है? जम्मू में एयरफोर्स के एयरबेस पर हुए हमले के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जब कोई आसमान की ऊपरी सतह से आएगा तब तो हमारी वायुसेना है, रडार है, लेकिन कोई ड्रोन के रास्ते हमला करे तब क्या? शो में आज इस पर विस्तार से बात करेंगे, ड्रोन वॉरफेयर की बात करेंगे। इसके अलावा कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का क्या विवाद है, उस पर विस्तार से बात होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब क्या ऐलान किए वो भी जानेंगे, लेकिन शो में सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये पुणे का शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वीडियो में आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एथलीट ट्रैक पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही इस ट्रैक पर पार्क गाड़ियां भी। ये गाड़ियां महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की हैं, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे। एथलीट ट्रैक पर इस तरह गाड़ी पार्क करने की तस्वीरें वायरल हुई तो महाराष्ट्र खेल विभाग ने माफी मांगी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, विपक्षी नेताओं और खेल से जुड़े कई लोगों ने भी एनसीपी नेताओं के इस रवैये की आलोचना की। ट्रैक गाड़ियां पार्क करने के लिए नहीं है और जिम्मेदार पदों पर बैठे इन महानुभावों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। इसके बावजूद सत्ता की हनक में ये सब किया गया। दिन की वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 46,148, ठीक हुए मरीजों की संख्या 58,578 और मौत का आंकड़ा 979, यानी एक अरसे के बाद मौत का डेली आंकड़ा 1000 से नीचे आया है और ये बहुत राहत की खबर है, पर सावधानी को विदा नहीं करना है। कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच देश में केवल 3 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामले 1 लाख या उससे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा 1,22,000 एक्टिव केस हैं, कर्नाटक में 1,01,000 और केरल में 99,951। इन तीनों राज्यों के अलावा देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पर 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हों। इस समय पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल संख्या, जैसा हमने आपको बताया, 5,72,994 है। दूसरी सुर्खी वित्त मंत्रालय से आई। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए आज हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 राहत उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कोरोना प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया। 8 मेट्रो शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की फंडिंग 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की। इसके तहत कोविड प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान दिया। इस स्कीम के अंतर्गत करीब 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। इनके लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये स्कीम अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी ताकि टूरिज्म सेक्टर में वापस बूम आए। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत योजना को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की। ये स्कीम 30 जून 2021 तक थी। इसके तहत नियोक्ता और कर्मचारी के हिस्से का पीएफ योगदान सरकार करती है, कुछ कैविएट्स के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले साल कम आय वर्ग के लोगों को गेहूं, चावल और चना दिया गया था। इस स्कीम की अवधि इस साल नवंबर तक बढ़ा दी गई। इसके बारे में पहले भी ऐलान हुआ था। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और ताकत दिखाने के लिए जिला पंचायत के चुनाव से बेहतर अवसर क्या होगा। तो राज्य में जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं अध्यक्ष के लिए और चल रही हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियां। मई के पहले हफ्ते में जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो माना जा रहा था कि इन चुनाव में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव शुरू हुए तो बीजेपी ने सपा को काफी पीछे छोड़ दिया। यूपी के 75 में से 18 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए केवल एक ही पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन वैध पाया गया। इन 18 जिलों में नामांकन करने वाले इकलौते उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय है और 18 में से 17 जिले बीजेपी के खाते में गए, जबकि एक सीट सपा की। विपक्षी दल सपा ने बीजेपी पर चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आरोप यह भी कि उनके उम्मीदवारों को कई जगह नामांकन करने से रोक दिया गया और कहीं कहीं पर्चा खारिज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा बताया और कहा कि बीजेपी जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीटें भी नहीं देगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उस जिले के सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं। अमूमन ऐसा होता आया कि जो पार्टी राज्य की सत्ता में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उसका दबदबा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब सपा ने 36 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की थी और 63 सीटों पर कब्जा किया था। अब 18 सीटों पर एक ही उम्मीदवार है तो चुनाव नहीं होगा। बाकी की 57 सीटों पर 3 जुलाई को वोटिंग होगी। अधिकतर सीटों पर बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर। रायबरेली की सीट पर सपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। पिछले कुछ दिनों से सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बलिया सीट पर सपा को सपोर्ट किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी 2 सीटें अपने सहयोगी अपना दल के लिए छोड़ी हैं। बीजेपी ने 75 में से 65 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर हो रही मोर्चेबंदी के बीच बसपा की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में समय न खराब करें और विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ मैं इस चुनाव के संबंध में ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती है और हमारे काफ़ी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी जरूर चुनकर आते। हालांकि बीएसपी ने अपनी सरकार के समय में चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव हुआ हो, उसमें ऐसी कुछ भी बेईमानी व धांधली आदि नहीं होने दी है, जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नारा भी बताया। क्या है ये नारा जो मायावती ने बताया? उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य और नारा एक ही है, यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां और मीडिया बीएसपी को कम ना आंकें। हम मीडिया में सक्रिय नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ताकत नहीं। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वैसे ही काम कर रही है जैसे सपा काम कर रही थी। इससे पहले बसपा प्रमुख ने ट्वीट करके कहा था कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरों में सच्चाई नहीं है। बसपा यूपी और उत्तराखंड में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन सिर्फ पंजाब में अकाली दल के साथ हुआ है। 2017 में भी बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। यूपी में 403 सीटों पर और सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। उपचुनाव में एक सीट गंवाने के बाद पार्टी की सीटें 18 रह गई थी और इसके बाद विधायकों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। 4.25 साल में मायावती ने 19 में से 12 विधायकों को गंवा दिया है। उन्होंने अपने खोए सियासी जनाधार को दोबारा वापस पाने के लिए 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, लेकिन विधायकों की संख्या घटकर इकाई में आ गई और नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी जारी है। मायावती के सार्वजनिक इनकार के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया, कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी ये भी बोले कि उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। AIM के अलावा बिहार की सत्ताधारी JDU और VIP इन 2 पार्टियों ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की
घोषणा की है। चौथी सुर्खी बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ का झगड़ा एक कदम और आगे बढ़ गया। ममता बनर्जी ने कहा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ 1991 के जैन हवाला मामले में आरोपी हैं और एक भ्रष्ट आदमी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हाल में उत्तर बंगाल के दौरे पर गए थे। उस पर भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। कहा कि राज्यपाल क्यों गए और क्यों इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर गए। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्यपाल दार्जिलिंग जाकर बीजेपी के साथ मिलकर आंदोलन भड़काना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आज फिर राज्यपाल को हटाने की मांग की और कहा कि इससे पहले उन्होंने राज्यपाल को हटाने के लिए 3 चिट्ठियां लिखी थी। तो एक दिन ममता बनर्जी राज्यपाल पर कोई बयान देती हैं, दूसरे दिन राज्यपाल कुछ कहते हैं और इस झगड़े में हार सिर्फ संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं की होती है। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एसपीओ फयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के दौरान फयाज को बचाने आई उनकी पत्नी और बेटी पर भी आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई। इन दोनों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। श्रीनगर से ही एक बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करने की भी बढ़िया खबर आई है। लश्कर के टॉप कमांडर अबरार नदीम को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरी सुर्खी, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। अब वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक इस पद पर रहेंगे। वेणुगोपाल को मोदी सरकार ने जुलाई 2017 में 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया था। 2020 में कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब ये दूसरा एक्सटेंशन है। 90 साल के वेणुगोपाल, पूरा नाम कोट्टायन कटंगकोट वेणुगोपाल, 1977 से 1979 के दौरान मोरारजी देसाई की सरकार में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का भी अधिकार होता है। हालांकि सदन में वोट करने का अधिकार नहीं होता। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की तरफ। एक ड्रोन होता है जो हवा में उड़ सकता है, एक बम होता है जो विस्फोट कर सकता है। दोनों को एक साथ मिला दें तो एक हवा में उड़ने वाला बम तैयार हो जाता है। न ड्रोन नई खोज है न बम, लेकिन ड्रोन और बम को मिलाकर हमला करना कम से कम भारत के लिए तो नई चीज़ है। जम्मू के एयरबेस पर हमला कैसे हुआ इसकी अभी जांच चल रही है, लेकिन आशंका यही है कि ड्रोन से एयरफोर्स बेस पर बम गिराए गए होंगे। शनिवार रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर और दूसरा 1:42 पर। वायुसेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक धमाका छत पर और दूसरा जमीन पर हुआ। धमाके के कारण केवल बिल्डिंग की छत को ही नुकसान पहुंचा, लेकिन असल चिंता ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ। चिंता वाली बात यह है कि एयरफोर्स स्टेशन जैसी अहम जगह पर रात को कोई बम गिरा देता है और हमें ये तक पता नहीं चल पाता कि बम कहां से आया, कैसे गिराया गया। इसके आतंकवादी हमला होने की पूरी आशंका है और इसी एंगल से केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। तो बम ड्रोन से ही गिराया गया या किसी और तरीके से, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ ये मालूम चल गया है। हमले के लिए खास इम्पैक्ट IED का इस्तेमाल हुआ था। इसमें जमीन या किसी सतह से संपर्क होते ही धमाका होता है। दोनों हमलों में विस्फोटक का वजन करीब 2-2 किलो था। नुकसान ज्यादा हो इसके लिए धातु के टुकड़े भी भरे गए थे। ये शुरुआती जानकारी है, अभी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। पर विस्फोटक में क्या था, इससे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि विस्फोटक कैसे गिराया गया। इस पर ड्रोन वाले कयास चल ही रहे थे कि रविवार को जम्मू के इलाके में 2 और ड्रोन दिख गए। सुरक्षा बलों को रत्नाचक कालूचक इलाके में 2 ड्रोन नजर आए। पहला ड्रोन रात करीब 11:45 पर देखा गया और दूसरा ड्रोन रात करीब 2:45 बजे नजर आया। हाई अलर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने देखते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद ये ड्रोन ओझल हो गए। और जम्मू कश्मीर वाले इलाके में ड्रोन दिखना कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-3 साल में हमें ऐसी कई खबरें देखने को मिली जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए या ड्रग सप्लाई करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अगस्त 2019 से इस साल तक पाकिस्तान से ड्रोन आने के 5 बड़े मामले तो हम आपको अभी गिना देते हैं। पहला, 13 अगस्त 2019 को पंजाब के अमृतसर में एक गांव में पुलिस को जमीन पर गिरा ड्रोन मिला। सितंबर 2019 में पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से 8 बार ड्रोन से हथियार गिराए गए। तरन तारन से गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ में ये बात पता चली। ये दूसरा प्रकरण। तीसरा, जून 2020 में जम्मू के कठुआ में BSF ने एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। चौथा प्रकरण,
19 सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में लश्कर के कुछ आतंकवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए। उनसे ये जानकारी मिली कि ड्रोन से उनके लिए हथियार गिराए गए थे। और पांचवा, 22 सितंबर 2020 को जम्मू के अखनूर सेक्टर में कुछ हथियार मिले जिन्हें ड्रोन से गिराए जाने का संदेह था। यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से लंबे वक्त से हो रहा था। इसलिए ये थ्योरी मजबूत होती है कि एयरबेस पर ड्रोन से बम गिराए गए होंगे। ड्रोन से बम गिराना भी कोई अभिनव प्रयोग नहीं है, ऐसा दुनिया में लंबे वक्त से हो रहा है। 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरब के अबकैक में कच्चे तेल के प्लांट में भयंकर आग लग गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट था और इसमें आग लगने की वजह कोई हादसा नहीं था, हमला ड्रोन से हुआ था। सऊदी अरब से यमन की सीमा लगती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन एक साथ उड़ाकर तेल के प्लांट पर हमला किया था। इस हमले का असर क्या रहा? इस 1 दर्जन ड्रोन के हमले से सऊदी अरब का बड़ा नुकसान हुआ। कई दिनों तक प्लांट को बंद रखना पड़ा, दुनिया में तेल की सप्लाई कम हुई और पूरे दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में 10% का उछाल आया। यानी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कुछ लाख रुपए के ड्रोन से सऊदी अरब का हजारों करोड़ का नुकसान करा दिया। और यही ड्रोन की खासियत है, बड़ी आसानी से ड्रोन से हमला हो सकता है, न ज़्यादा खर्चा न ज़्यादा रिस्क। मिलिट्री एनालिस्ट बहुत पहले से आगाह कर रहे हैं कि फ्यूचर के वॉरफेयर में हथियारों के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे लिए ये विदेश के कुछ उदाहरणों की चीज़ थी, लेकिन अब ये खतरा हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। ड्रोन से अगर कोई जम्मू के एयरबेस पर बम गिरा सकता है तो कहीं भी इस हादसे के होने की, इस हमले के होने की आशंका हो सकती है। अगली जगह कोई हथियार डिपो हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण इमारत, किसी भी स्तर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए ये सवाल उठता है कि हम इससे कैसे निपटेंगे, और कैसे निपटेंगे वाले सवाल से पहले ये सवाल आता है कि ड्रोन को हम पकड़ क्यों नहीं पाते, हमारे रडार सिस्टम में ड्रोन डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाता। इसकी कुछ वजहें हैं, जैसे ड्रोन का साइज छोटा होता है, इसलिए रडार की पकड़ में आना आसान नहीं। 18 से 20 किलोमीटर तो रडार का ब्लाइंड जोन होता है। इतनी कम दूरी से उड़कर आता ऑब्जेक्ट रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। इसके अलावा ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा होगा, ये भी एक वजह हो सकती है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आया। इसका मतलब क्या हम ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाते? तो फिर क्या किया जाए? किस तरह के रडार, किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की जाए ताकि ड्रोन के इस तरह के हमले रोके जा सकें? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, अभी जो सिस्टम है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको इस चैनल पे बताना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन इन जनरल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको रडार के ऊपर पिकअप करना कितना आसान है और कितना आसान नहीं है। हमारा जो सर्विलेंस रडार होता है, कन्वेंशनल सर्विलेंस रडार, उसके ऊपर किसी ड्रोन को पिकअप कर लेना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जो रडार के हमारे वॉच आवर्स होते हैं, किस समय हमारा रडार ऑन रहेगा और किस समय नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से दिया जाता है। अनलेस देयर इज सम वार गोइंग ऑन, या किसी तरह का युद्ध का अभ्यास चल रहा हो, या युद्ध चल रहा हो, या किसी तरह की गुप्तचर सूचना मिली हो कि हम उस समय उस रडार को ऑन रखें। तो पहली बात तो कि हमारे रडार के वॉच आवर्स क्या है, और उस वॉच आवर्स के बाहर अगर कोई चीज आता है तो उसके पिकअप करने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। दैट इज नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो हमारा नॉर्मल सर्विलेंस रडार होता है, उसमें किसी भी चीज को पिकअप पे आने के लिए, उस किसी भी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट को रडार के ऊपर आने के लिए एक मिनिमम रडार क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत पड़ती है, जो कि ड्रोन में सामान्यतः अवेलेबल नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि जिस रेंज से ये आया है, या जिस रेंज से इसको आने की उम्मीद की गई है कि ये 15 से 20 किलोमीटर के अंदर के रेंज से आया है, तो वो सर्विलेंस रडार के ब्लाइंड जोन में ही आ जाता है। वो कोई पिकअप होगा नहीं। अगर रडार ऑन भी रहेगा हमारा जनरल नॉर्मल सर्विलेंस रडार, उसके पिकअप में आएगा नहीं, उसके ब्लाइंड जोन में आ जाएगा। अभी हमारे पास ड्रोन से निपटने के लिए कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि आतंकी या आतंकियों के सहारे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और पहले भी ये बात आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी गुटों के साथ मिलकर ड्रोन हमलों की तैयारी में है। तो क्या जम्मू में हमले से इसकी शुरुआत हो गई? कैसा होगा फ्यूचर वॉरफेयर, और दुनिया के ताकतवर देशों के पास ड्रोन से निपटने का क्या तरीका है? जानकारों से समझते हैं।
देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये जो भी अभी ड्रोन का अटैक हुआ है टर्मिनल एरिया आपका एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में, ये एक प्रकार आतंकवादी घटना है और इसके अंदर पाकिस्तान की आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है। ये अलग बात है कि ये ड्रोन हो सकता पाकिस्तान से उड़ के ना आया हो और इसको यहीं पर असेंबल किया गया हो, क्योंकि 12 से 14 किलोमीटर ड्रोन इतना नहीं कर सकता, इसलिए ये यहीं पर असेंबल करके इसके अंदर आईडी वगैरह डाल के और इसको एक प्रकार से टारगेट को ऊपर भेजा गया एज ए वेपन। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी हमें अपनी जो एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रोन एक छोटे से इक्विपमेंट होता है जो कि सिग्नेचर नहीं देता और एक तो रडार पकड़ नहीं पाता क्योंकि एक तो छोटा है और एक 100 से 150 फीट की हाइट पे चलता है। तो आने वाले समय में जो ड्रोन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए पूरी दुनिया में, और भारत इसकी एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बना रहा है। और जिस प्रकार से ये स्मैश 2000 इजराइल ने एक बहुत एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको भी हम ले रहे हैं। डीआरडीओ भी इसके अंदर काफी काम किया है उसने और इसको रिफाइन कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें अपनी एक एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी पुख्ता बनानी पड़ेगी, जिससे हम यकीन करें कि एक्टिव और डिफेंसिव मेजर लेके ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो कुल मिलाकर दुश्मन के पास ड्रोन से हमले का विकल्प था, इतने दिन उसने इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं, अब कर रहा है तो हमें रोकने की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हमारी सुरक्षा व्यवस्था इस मॉडल पर है कि दुश्मन जमीन के रास्ते से आएगा। सैन्य ठिकानों पर इसीलिए जवानों की भारी तैनाती होती है, लेकिन अब आसमान से आने वाले दुश्मन से भी निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जम्मू के एयरबेस पर हमले की बात हुई। अब कश्मीर घाटी की तरफ चलते हैं। कश्मीर में भी एक तरह का विवाद चल रहा है और ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बाकी राज्यों के लिए भी है। वहां से भी ऐसे मामले आते रहते हैं। ये कथित लव जिहाद का विवाद है। ऐसे मामलों में कुछ तथ्य होते हैं, कुछ मिथ होते हैं और बहुत सारी राजनीति। अभी कश्मीर में सिख समुदाय की लड़कियों के धर्म परिवर्तन और शादियों को लेकर बवाल मचा है। श्रीनगर में सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बाहर भी सिख नेता इस मामले पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। आज दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा और सिख समुदाय के कई नेता श्रीनगर में जाकर भी विरोध जता रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक कानून लाने की मांग भी हो रही है। ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ 2 सिख लड़कियों के कथित धर्मांतरण को लेकर। पहला मामला श्रीनगर के महजूर नगर का है। सिख समुदाय की करीब 18 साल की लड़की के साथ 40 साल के मुस्लिम आदमी ने निकाह किया। वो आदमी पहले से शादीशुदा था। सिख समुदाय का आरोप है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया। इस मामले में बवाल मचा तो लड़की परिवार के पास लौट आई। दूसरा मामला श्रीनगर के रैनावाड़ी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैनावाड़ी में पिछले सोमवार को करीब 18 साल की लड़की को अगवा किया गया। परिवार वालों ने बताया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के शख्स ने हथियार के दम पर लड़की को अगवा किया। पुलिस को शिकायत दी गई। खोजने पर लड़की नॉर्थ कश्मीर के चाडूसा इलाके में मिली। उसका निकाह हो चुका था उसी शख्स के साथ जिस पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगा। ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में लड़की के बयान हुए। लड़की ने कह दिया कि उसने मर्जी से शादी की है और वो अपने पति के परिवार के साथ रहना चाहती है और हाईकोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी। तो अब इसमें विवाद क्या है? परिवार वाले कह रहे हैं कि उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि लड़की के परिवार को कोर्ट में दाखिल ही नहीं होने दिया। पुलिस वाले परिवार का सहयोग नहीं कर रहे थे। सिख समुदाय कह रहा है कि पहले जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के कई मामले आए हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कानून लाया जाना चाहिए। इसी मांग के साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। आज सिरसा ने बताया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में बात हुई। आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जिहाद है।
और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूं, जब सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है, जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। इस मामले पर आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 2 सिख लड़कियों के बारे में इन घटनाओं को सुनकर परेशान हूं। मुस्लिम और सिख बुरे वक्त में भी साथ मिलकर रहे हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां इस मसले की तह तक जाएंगी। तो बिल्कुल जांच एजेंसियों को इसकी तह तक जाना चाहिए। हथियार के दम पर शादी और धर्म परिवर्तन दोनों अपराध हैं और अपराध में सजा मिलनी ही चाहिए। देश में लड़कियों के लिए शादी की कानूनन उम्र 18 साल है, लड़कों के लिए 21। बालिग होने के बाद लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, ये भी हमारा संविधान कहता है। केरल के हादिया केस की सुनवाई के दौरान 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपनी मर्जी से धर्म चुनना या अपना जीवन साथी चुनना भारत के बहुलतावाद की निशानी है। तो हर बालिग को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का हक है। लेकिन अगर जबरन ऐसा होता है, धर्म परिवर्तन का दबाव होता है, तो ये अपराध है और उसी हिसाब से कार्रवाई। लेकिन राजनीति कई बार तथ्य और सत्य को अलग कर देती है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां पूरा सत्य हमारे सामने रखेंगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।